दोस्तों अब हम आ गए हैं ईडब्ल्यूएस के एनेक्सर में। तो यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा पहले इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप भरेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। सबसे पहले मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सेलेक्ट करके ये सब कुछ हटा दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए इनकम डिटेल्स मांग रहा है। तो इनकम डिटेल्स मांग रहा है तो ये कब का मांग रहा है, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि जो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वो प्रीवियस ईयर मतलब 2000, अभी के लिए देखा जाए तो 2023 और 24 के आपके इनकम के हिसाब से 2024 और 25 का आपका ईडब्ल्यूएस बनता है। तो बना होगा तो आपको यहाँ पर उसी समय का 2023-24 में जो भी आपकी सैलरी इनकम जो है वो रही होगी वो इसमें डालना है। कैसे डालना है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए पहले तो आप ये सोच लीजिए कि आपके फैमिली में कौन कौन इनकम जनरेट करते हैं। इनकम जनरेट कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सैलरी अगर आती है तब भी इनकम जनरेट हो सकता है। एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो भी जी इनकम जनरेट हो सकता है उस आदमी के नाम से जिसकी मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मम्मी पापा जो भी है, हस्बैंड वाइफ जो भी है, उस सबका जनरेट हो सकता है। वैसे ही प्रोफेशन से भी इनकम जनरेट हो सकता है। मान लीजिए टीचर है, लॉयर है, डॉक्टर है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ से भी इनकम जनरेट हो सकती है। अदर सोर्सेज से भी इनकम आ सकती है कुछ। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये जितने भी कॉलम हैं आपको भरने होंगे। तो अगर ऐसा कोई भी आपकी फैमिली मेंबर में कोई है जो इन सब में से किसी में से भी अगर इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई इनकम जनरेट कर रहा है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पर डालेंगे। वो आपकी फैमिली में मेंबर में होने चाहिए। ठीक है, फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा? सेल्फ, आप खुद भी आ सकते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ जो हैं वो आ सकते हैं, बेटा हो गया, बेटी हो गई, या फिर लीगल गार्जियन मतलब जो आपके गार्जियन है। मान लीजिए फैमिली मेंबर में आपके माता पिता नहीं है और लीगल गार्जियन है तो उस बेसिस पे उनका भरा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो भी होंगे। अब देख लीजिए, मैं जैसे मान लेता हूँ एक हाइपोथेटिकल, मैं एक फैमिली मान लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये फॉर्म मेरा है और मैं खुद भी एम्प्लॉयड हूँ और मेरे मम्मी, अब मान लेते हैं कि ये जो फॉर्म है ये मेरा है। कहने के लिए तो एक लड़की का ये फॉर्म मैंने ऐसे ही जनरेट किया है, लेकिन ये मान लेते हैं कि ये फॉर्म मेरा है और मेरे फैमिली में 2 लोग और एम्प्लॉयड हैं इंक्लूडिंग मी। मतलब मान लेते हैं कि 3 लोग मेरी फैमिली में एम्प्लॉयड हैं, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयड मीन्स ये होता है कि वो किसी भी तरह से इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले अपना भरूंगा। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, अब जैसे ही मैं अपना भरूंगा मतलब जो एस्पिरेंट मैं हूं तो मेरा नाम और एड्रेस अपने आप वो ओटीआर में से उठा लेगा। ठीक है, पैन नंबर यहाँ पर आ गया। देखिए पैन नंबर आपका जो भी होगा वो आप भरेंगे। ये सब आप तभी भरेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, जब आप खुद एम्प्लॉयड इनकम जनरेट कर रहे होंगे किस इन सारे साधनों में से किसी में से भी एक से भी, तभी भरेंगे। ठीक है, अगर नहीं भरते हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो नहीं भरेंगे ये आप। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा उनका भरेंगे अपनी फैमिली में से। प्रोफेशन आपका मान लीजिए डॉक्टर टीचर या लॉयर जो भी है, अगर ऐसा कुछ है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, जो भी होगा आपका, जो भी, अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है तो फिर ये भर ही क्यों रहे हैं ये फॉर्म। ठीक है, कुछ तो होंगे प्रोफेशन में। उसके बाद से आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या फिर जो भी आप इनकम जहाँ से जनरेट कर रहे हैं उसका नाम एड्रेस, जैसे मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो उसका नाम हो गया, या फिर स्टेट गवर्नमेंट में है या फिर कंपनी में किसी जॉब कर रहे हैं तो कंपनी का नाम और एड्रेस, जहाँ पे भी कर रहे हैं तो उसका नाम एड्रेस होगा। ठीक है, या फिर किसी मालिक के वहाँ, जैसे मान लीजिए कुछ बिजनेस टाइप का होता है तो वहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, उसके पास जाके तो उसका नाम और एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है, हो गया। उसके बाद से आप, जो कि मैं यहाँ पर अपने आप को माना हूँ, तो अगर मैं सैलरी से ये इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो यहाँ मैं सैलरी वाला लिखूंगा। बाकी मैं जहाँ जहाँ से मेरी इनकम हो रही है वो मैं एग्रीकल्चर में, मान लीजिए मैं, मेरे नाम से खेत अगर नहीं है तो मैं 0 डालूंगा। ठीक है, बिजनेस अगर मैं कर रहा हूँ साथ ही साथ में कहीं से, या फिर सिर्फ बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस वाला यहाँ पर कितना जनरेट हो रहा है वो डालूंगा। ठीक है, अगर नहीं जनरेट हो रहा है तो सिंपली 0 डाल देंगे। ठीक है, प्रोफेशन में प्रोफेशन से मान लीजिए मैं डॉक्टर हूँ या किस या लॉयर हूँ, कुछ भी हूँ, अगर उस प्रोफेशन से मैं इनकम जनरेट कर रहा हूँ तो मैं अपना इनकम यहाँ पर डालूंगा। ठीक है, बाकी मैं 0 0 डालूंगा अगर जैसा अप्लीकेबल होगा।
अदर सोर्सेज से भी मेरी भी इनकम हो सकती है। मान लीजिए कहीं कुछ मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ से इनकम हो सकती है, तो उस वहाँ से जो इनकम जनरेट होती है वो उसको मैं यहाँ पर दिखा सकता हूँ और टोटल यहाँ नीचे दिखा देगा। तो जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड हूँ और ये मेरी इनकम हो गई सैलरी 150 रुपये, ठीक है, ये एक मान लेते हैं ऐसे। और उसके बाद से वेदर द कैंडिडेट, मतलब मैं जो कैंडिडेट हूँ क्या मैं आईटीआर फाइल करता हूँ, ये पूछ रहा है। अगर मैं यस दबाऊंगा तो यहाँ पर मुझे उस आईटीआर को भी फिल करना होगा, अगर मैं नो दबाऊंगा तो मुझे आईटीआर नहीं फिल करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर आप आईटीआर फिल करते हैं तो यस दबाइए, नहीं करते हैं तो नो दबाइए, आपको फॉर्म यहाँ पर आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर फुल बिजनेस इनकम अमाउंट ऑफ आर और नॉन इनकम फिल जीरो। अच्छा, यहाँ पे मैंने जीरो डालना भूल गया था। जहाँ पे आपको नहीं इनकम जनरेट हो रहा है वहाँ पे आप जीरो डाल दीजिएगा, ठीक है, और जहाँ से हो रही है उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सेव किया, अब देखिए ये सेल्फ के नाम से मेरा एक ये कॉलम जनरेट हो गया और फिर से नया कॉलम एक नीचे बन के आ गया। अब मैं इसमें अपने फादर का डाल सकता हूं, अगर मेरे फादर एम्प्लॉयड है तो, या किसी भी तरीके से एग्रीकल्चर से या कहीं से भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो मान लीजिए मैं दूसरे वाले में फादर डाल देता हूं। तो मेरे फादर का नाम जैसे ही ये मैंने, आप जो देख रहे हैं फॉर्म, ये मैंने एक ऐसे ही बनाया है, रियल फॉर्म नहीं है कि ये किसी का, ठीक है। तो ये टीपू सुल्तान, उसके फादर का नाम मैंने ऐसे ही डाल दिया था, तो वो हो गया। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ उनका मैं चूज़ कर सकता हूँ। लेते हैं कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है फादर का ये है, कुछ भी मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो मैंने ऊपर बताया, अब यहाँ पे पैन नंबर है तो पैन नंबर भी डालना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि पैन नंबर उनका डालना होगा। वैसे ही फादर का प्रोफेशन क्या है वो डालिए, ठीक है। फादर का प्रोफेशन डालने के बाद नेम ऑफ एंड एड्रेस, कहाँ पे वो एम्प्लॉयड है, जैसे मैंने अभी बताया, यहाँ पे सब कुछ मैंने आपको बता दिया है ये वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद से जो चीज़ मैंने सैलरी वाली बताई वो यहाँ पर डालिए। उनकी सैलरी, मान लीजिए मेरे फादर की सैलरी 0 है, लेकिन एग्रीकल्चर से वो पैसे जनरेट कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर उनका पैसा डाल दूंगा जो भी, ठीक है। ठीक है, मान लेता हूँ कि बिजनेस भी थोड़ा कर रहे हैं तो अदर सोर्सेज से कहीं से वो बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से भी पैसे जनरेट हो रहे हैं। अगर प्रोफेशन है, मान लीजिए मेरे फादर डॉक्टर है, तो मैं वो यहाँ पर उनकी डाल दूंगा इनकम कितना जनरेट कर रहे हैं वो। अदर सोर्सेज से हो सकते हैं, वही मैंने बताया कि कहीं पे इन्वेस्ट किए हों पैसे किसी भी तरह के, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रही है उनके मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं अपने फादर के नाम पे जो है वो डाल रहा हूँ, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए। और यहाँ पे आईटीआर फाइल करते हैं तो येस, अगर नहीं करते हैं तो नो, ये वाला करके मैं सेव कर दूंगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया है। अब देखिए ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं सबका अलग अलग करके बताऊंगा तो वो टाइम कंज्यूम होगा, बस समझ लीजिए आपकी क्या क्या भरना है। अगर आपकी फैमिली में सिर्फ आपके फादर ही एम्प्लॉयड है तो आप सिर्फ फादर का डालिएगा। अगर आप और फादर दोनों एम्प्लॉयड हैं, या फिर ये कहिए कि कहीं से इनकम जनरेट कर रहे हैं, आपके नाम पर कुछ है तो ही डालिए, तो उनका एक कॉलम बन जाएगा। अगर आप हस्बैंड हैं तो वाइफ का एक कॉलम बन जाएगा, अगर वो एम्प्लॉयड है तब, अगर नहीं है तो नहीं भरेगा, ठीक है। अगर वाइफ है और उसके हस्बैंड, वाइफ का मान लीजिए ये फॉर्म है और वो उसके हस्बैंड एम्प्लॉयड है तो वो उस कैटेगरी में, तो वहाँ पे अपना उनका इनकम जनरेट जो हो रहा है किसी भी तरीके से वह उसका डालेगी। देखिए बेटा बेटी वैसे इनकम जनरेट नहीं करते हैं, लेकिन ये आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये छोटे छोटे ही बच्चे कहाँ से इनकम, लेकिन यहाँ पर खेला क्या करते हैं लोग, अपना ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कि मैं गरीब हूँ, वो अपना ज़मीन अपने बेटे के नाम पे कर देते हैं। और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, विकास दिव्यकीर्ति ने बात की थी इस पर, कि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसमें सिर्फ आपके मदर और फादर का इनकम या जो भी उनका प्रॉपर्टी है वो काउंट किया जाता है, तो बच्चे के नाम पे कर देते थे लोग, कोटे में आ गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये यूपीएससी पहले ही आपसे फॉर्म में सब डिक्लेयर करवा ले रहा है, ठीक है। तो ये जब डिक्लेयर हो जाएगा तो अपने आप ही आपको पता चल जाएगा कि आप ही वो क्या बोलते हैं, सच में ईडब्ल्यूएस के लायक हो या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट बनवा के घुसने आए हो, ठीक है। इसलिए ये सब फॉर्म भरवाया जा रहा है। तो जहाँ जहाँ से आपकी इनकम जनरेट हो रही होगी यहाँ पे देख लीजिएगा, इतने सारे ऑप्शन है। ये आपकी फैमिली मेंबर में अगर जिनके यहाँ से भी इनकम जनरेट हो रही है तो उनका एक कॉलम बना दीजिएगा। ये सारी चीज़ें भरने के बाद जितने भी आप फॉर्म ये भर लेंगे तो अब आएंगे हम नीचे, ठीक है। वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन्स और पोसेसेस एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे आपने देखा था ये इतने जो लोग हैं ये सब आपकी फैमिली मेंबर में ही काउंट होंगे,
ठीक है। तो इनके नाम, इनमें से किसी के भी नाम से अगर ज़मीन है, सॉरी, खेती लायक ज़मीन है या खेती होती है, तो यहाँ पर आप यस चूज़ करेंगे। अगर एक भी किसी के नाम से नहीं है, आपकी फैमिली में किसी का भी नहीं है खेती, तो यहाँ पर नो चूज़ करेंगे। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर येस चूज़ करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि वेदर द एग्रीकल्चर लैंड हेल्ड बाय द फैमिली ऑफ कैंडिडेट इज इक्वल टू और मोर देन 8 एकड़, मतलब 5 एकड़ से आपकी ज़मीन ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एग्रीकल्चर लैंड, खेती लायक ज़मीन आपकी 5 एकड़ से कम है या ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे यस या नो, जो भी आपका होगा। ठीक है। और वैसे यहाँ 5 एकड़ से कम ही होगा, तभी तो आप ये फॉर्म भरने आए हैं ईडब्ल्यूएस का, अदरवाइज आप जनरल में ही काउंट होते। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यहाँ पर जैसा भी आपका होगा वो यहाँ पर से चूज़ कर लीजिएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर यस चूज़ करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म, ये दोनों खुल जाएंगे भरने के लिए। अगर नो चूज़ करता हूँ तो ये नहीं खुलेंगे। ठीक है, क्या लिखा है ये पढ़ के मैं बता दे रहा हूँ। एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर इरीगेटेड एज वेल एज अनइरीगेटेड लैंड ओन्ड बाय फैमिली ऑफ द कैंडिडेट। ठीक है, अब एरिया पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है तो यहाँ पर मेंशन करिए, और अगर नहीं है तो मत मेंशन करिए। ठीक है, अभी देखिए ये नहीं खुल रहा है, इसका मतलब अगर 5 एकड़ से ज़्यादा होता तब मुझे यहाँ पर मेंशन करना होता। ठीक है, अब ये दोनों नहीं खुल रहे हैं। एरिया ऑफ द एग्रीकल्चर, ये देखिए 2 बार यहाँ पर आ गया है। ये वाला कॉलम पता नहीं क्यों यूपीएससी ने 2 बार डाल दिया है, मैंने एकदम ध्यान से पढ़ा लेकिन मुझे दोनों ये ऑप्शन में कुछ दिखा नहीं है शायद। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ते हैं, अब नीचे वाले में आते हैं। वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है, तो 1000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा अगर आपका कोई रेजिडेंशियल फ्लैट है कहीं पे, तो आप यहाँ पर चूज़ करेंगे यस और नो, पूछ रहा है ठीक सिर्फ। ठीक है, तो अगर मैं यस चूज़ करता हूँ तो मुझे ये दोनों कॉलम फिर से भरने होंगे। एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल फ्लैट, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट से अगर ऊपर है तो यहाँ पर भर के बताइए कितना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा एकदम अच्छे से लिखा हुआ है। अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर पढ़िए। इफ आंसर ऑफ द एबव क्वेश्चन इज यस, द कैंडिडेट मस्ट मेंशन द एरिया ऑफ ऑल फ्लैट ओन्ड बाय द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट सेपरेटली। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि फ्लैट 1 लिख करके यहाँ पर फ्लैट 1 और उसका एरिया कितना है वो लिखिए। ठीक है, वैसे एक फ्लैट 2 करके और उसका एरिया कितना है, यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में खूब अच्छे से लिख दिया है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको डालना है तो मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए फ्लैट 1 हो गया, तो फ्लैट 1 में इतना स्क्वायर फीट हो गया। अब मैं यहाँ पर फ्लैट 2 ऐसे करके लिखूंगा। ठीक है, ऐसे ही फ्लैट 3 लिखूंगा। अगर कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पर नो कर देंगे तो अपने आप ये कॉलम ही हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। और लास्ट में यहाँ पर आपको टोटल लिखना है क्या, नहीं टोटल नहीं लिखना है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं। वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड। ठीक है, तो अगर 100 स्क्वायर यार्ड से या उससे ज़्यादा आपका प्लॉट है तो यहाँ पर उसके बारे में भी आपको बढ़िया से लिखना होगा कि एड्रेस क्या है उसका, कंप्लीट एड्रेस, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। ठीक है, ऑफ ऑल फ्लैट, जहाँ जहाँ भी है आपका वो लिखना है। बाय द फैमिली ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, मस्ट बी मेंशन सेपरेटली। जैसे फ्लैट 1 है, ठीक है, तो वो कहाँ पर है उसका नाम डालना है, ABC कॉलोनी जहाँ पे भी है। ठीक है, और वो इस स्टेट में है, XYZ स्टेट में है, वो डालना है। ऐसे ही फ्लैट 2 के लिए भी आप करेंगे, फ्लैट 3 के लिए भी करेंगे, ऐसे करके जितने भी होंगे आप उसके लिए करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर नो चूज़ कर देता हूँ कि भाई मेरे पास नहीं है ये, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों बंद हो गए। ठीक है, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप सबको नो ही भरना होगा। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा कि आपका कितना है। अब आते हैं नीचे। वेदर द फैमिली ऑफ द कैंडिडेट ओन रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबव द नोटिफाइड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है, तो म्यूनिसिपैलिटीज एरिया, जैसे गांव में पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, वैसे ही शहरों या कस्बों में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं। ठीक है, तो अगर वहाँ पर आपका 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा का लैंड है, ठीक है, जगह है, ज़मीन है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आपका क्या है। यस भरेंगे या नो भरेंगे वो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने बताया था कि 100 स्क्वायर फीट सॉरी यार्ड से अगर ज़्यादा है तो उसके बारे में आपको बताना होगा। ठीक है, वेदर द फैमिली यस या नो, अगर आप यस करते हैं तो उसके बारे में पूरा आपको एड्रेस वगैरह देना होगा कि इतना है, इतना स्क्वायर यार्ड है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देना होगा। अगर नहीं है तो ये तो ब्लैक हो जाएगा अपने आप, ये फॉर्म खुलेगा ही नहीं। यहाँ पर देखिए मैं कितना भी क्लिक करता हूँ तो एड्रेस ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट, ठीक है, ये जो 100 स्क्वायर
का है म्यूनसिपैलिटीज़ एरिया में, तो इसके बारे में पूछ रहा है कि कंप्लीट एड्रेस आपको देना है, विलेज, ब्लॉक, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ ऑल प्लाट, ठीक है। ऑल प्लाट मीन्स जिसके भी नाम से है आपकी फैमिली में, तो वो सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। प्लॉट 1 जैसे मान लीजिए ABC कॉलोनी में है, XYZ स्टेट में, तो ये सब आपको मेंशन करना होगा जितने भी होंगे, ठीक है। अगर मैं यस करता हूँ तब ये खुलेंगे, अगर नहीं है तो भाई खुलेंगे ही नहीं, ठीक है। कम है तो मतलब 100 स्क्वायर यार्ड से कम है तो फिर आपको नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ पे ये रेजिडेंशियल प्लॉट का पूछ रहा है कि अगर 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, सॉरी 200 स्क्वायर यार्ड से ज़्यादा आपका अगर रेजिडेंशियल प्लॉट है अदर देन म्यूनसिपाल्टी, ठीक है, जो म्यूनसिपाल्टी में आपने 100 स्क्वायर से ज़्यादा वाला भरा था उससे ज़्यादा अगर कहीं और है, ठीक है, म्यूनसिपाल्टीज़ के अलावा, तो यहाँ पर उसका डालना है कि यस और नो है या नहीं है। अगर है तो उसका भी वही एड्रेस वगैरह पूछेगा, ठीक है। एरिया ऑफ द रेजिडेंशियल प्लॉट अगर है 200 स्क्वायर फीट से तो यहाँ पर बताइए कितना है, ठीक है, और किसके नाम पर है। यहाँ पर देखिए इफ आंसर इज ऑफ द above question is yes, the candidate must mention the area of all residential plot owned by the family of the candidate in area other than notified municipality। तो वो जो म्यूनिसिपालिटी वाले में मैंने बताया था 100 एकड़ वाला, 100 स्क्वायर फीट यार्ड वाला, उसके अलावा जो अगर कहीं पर है तो उसको भी आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। जैसे प्लॉट 1 इतना यार्ड का है, प्लॉट 2 इतना यार्ड का है, वो सब यहाँ पर आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर एड्रेस भी लिखना है, ठीक है। कौन सा एड्रेस अदर देन ये जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर प्लॉट 1 इतना यार्ड है, प्लॉट 2 इतना यार्ड का है, तो प्लॉट 1 का एड्रेस ऐसे यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस में पूरा सब कुछ लिखेंगे, यहाँ पर देखिए अच्छे से बता के लिखा गया है, वो सब आपको देख लेना है, उसी तरह से आपको लिखना है। अगर नहीं है तो सिंपली आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट विश टू सबमिट रिलेटिंग टू हिज हर EWS स्टेटस, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ और बताना है UPSC को कि मेरे EWS का जो स्टेटस है उसमें ये कुछ गड़बड़ियां हैं या फिर किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ भी हो सकता है, या फिर आपके मदर फादर नहीं है और आप कुछ और गार्डियन के तौर पे आपको लगता है कि उसमें आप सिर्फ हैं आपके गार्जियन लेकिन आपको उसमें प्रॉपर्टी नहीं दे रहे हैं, तो उस तरह का अगर कुछ केस वगैरह या कुछ भी है आपके मन में कि मुझे बताना चाहिए, तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए स्पेशल, ठीक है। तो वो आप बता सकते हैं, खुल के बता दीजिए, ठीक है। वो सब आपको अगर क्लैरिफाई किए रहेंगे कि क्या है आपके मन में या जो भी है आपके फैमिली में, तो वो सही रहता है, ठीक है। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जो भी है आपका वो लिख सकते हैं, ताकि बाद में आपको जब देखा जाए तो ये ना हो कि आपने कुछ बताया ही नहीं, ठीक है। अब क्या है, अपलोड एनी अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन द कैंडिडेट विश टू सबमिट रिलेटिंग टू हिज हर EWS स्टेटस, ठीक है। तो EWS स्टेटस जो आपने लिया है उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जो इसको आप दिखाना चाहते हैं UPSC को कि ये देख लीजिए मेरा प्रॉपर्टी का जो भी कागज़ है या जो भी जैसा भी कागज़ है, या फिर सैलरी स्लिप हो गई, कुछ भी अगर है आपके पास जो आप दिखाना चाहते हैं कि आप देख लीजिए, तो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है, तो ये आप दें या ना दें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर है तो कुछ है तो दे सकते हैं, ठीक है, आपके विश पर है। ये हो गया आपका पूरा सब कुछ। अब अंडरटेकिंग में आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपना सिटी का नाम, ठीक है, सिटी या विलेज जहाँ भी आप रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से स्टेटस स्टेट डाल दीजिए, डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और पिन कोड डाल करके, और यहाँ पर आप अपना जो है ओके पे क्लिक करके और सेव कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन सेव, ठीक है। EWS का जो भी डिक्लेरेशन है वो आपका सेव हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो में जितना सब कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया है, और अगर नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करिए, मैं जितना ज़्यादा हो सके जल्दी उतनी जल्दी ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।